हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग बहुत प्रकार के सेंटेंस पढ़े हैं। इंटेरोगेटिव, असर्टिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, या फिर बनावट के आधार पर आप पढ़े हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मल्टीपल सेंटेंस। लेकिन यह जो सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, इसका नाम है एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस मतलब द सेंटेंस विच इज यूज फॉर एम्फेसाइजिंग समथिंग, मतलब इम्फेसिस देने के लिए। इम्फेसिस माने क्या होता है? जोर, बल देने के लिए। अर्थात आप जो अपनी बात कह रहे हैं थोड़ा बलपूर्वक कह रहे हैं, तो उस तरह का जो सेंटेंस होता है वो एम्फैटिक सेंटेंस होता है। वैसे देखा जाए तो एम्फैटिक सेंटेंस कई तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में एम्फैटिक सेंटेंस जो पूछे जाते हैं वो डू, डज और डीड के आधार पर बने हुए शब्द होते हैं। किस आधार पर होते हैं? डू, डज और डीड के आधार पर। अर्थात डज हो, डू हो या डीड के आधार पर जो एम्फैटिक सेंटेंस बने होते हैं उसके बारे में। अब प्रश्न उठता है कि एम्फैटिक सेंटेंस की आवश्यकता क्या है। तो मैं जैसा कि बोला कि बल देने के लिए, मतलब आप जो कहना चाहते हैं उसमें किसी तरह का शक नहीं है, किसी तरह का डाउट नहीं है, इस बात को बताने के लिए आप सेंटेंस को एम्फैटिक बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये डू, डज, डिड जो है यह एक एक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। किस तरह का एक्सिलरी है? प्राइमरी एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी की खासियत क्या होता है कि यह मेन वर्ब जैसा भी यूज हो जाती है और एक्सिलरी वर्ब जैसा भी यूज हो जाती हैं। ठीक है, मेन वर्ब जैसा भी, जैसे अगर आप कहते हो ही डज हिज वर्क, जब आप कहते हो कि ही डज हिज वर्क, यहां डज क्या है? डज करता है, अर्थात ये मुख्य क्रिया है। डज आया है करता है के अर्थ में, करने के अर्थ में, तो ये क्या हो गया? ये मुख्य क्रिया हो गया। और वही डज अगर हम यहां देखें, कह रहा है कि ही डज नट हेल्प मी, वह मुझे मदद नहीं करता है। तो यहां डज जो है मेन क्रिया नहीं है, प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, प्रिंसिपल वर्ब है हेल्प। ठीक है, तो ये सब हम लोग जानते हैं। जो एम्फैटिक सेंटेंस बनाने की बात हो रही है, तो एम्फैटिक सेंटेंस जो है, एम्फैटिक सेंटेंस जो है उसमें डू, डज और डिड जो है वो एक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है। किस वर्ब के रूप में काम करता है? एक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है। जैसे हम अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं, मान लेते हैं कोई एक वाक्य है, राम रीड्स अ स्टोरी। राम रीड्स अ स्टोरी, राम कहानी पढ़ता है। इसका सिंपल अर्थ है राम कहानी पढ़ता है। लेकिन आप कहना चाहते हैं कि राम सचमुच कहानी पढ़ता है, राम कहानी पढ़ता है, राम कहानी पढ़ता तो है। तो वहां अब क्या करना होगा? राम और रीड में क्या है? रीड प्लस एस, यानी क्रिया का पांचवा रूप। तो जहां पांचवा रूप लगा रहता है, एस या एस लगा रहता है, तो वहां हम ये डू, डज, डिड में से किसको ले लेते हैं? डू, डज, डिड में से डज को ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट हो, थर्ड पर्सन का हो, सिंगुलर नंबर का हो, तो वहां डज लगा देते हैं। तो राम डज। अब जब डज लग गया तो हम जानते हैं कि जो मुख्य क्रिया है अपने V1 में आ जाएगी। किस रूप में आ जाएगी? V1 में आ जाएगी, क्योंकि डू, डज, डीड के बाद
मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है, हैज हैव हैड के बाद मुख्य क्रिया तीसरे रूप में होती है, इज आर एम वाज वर के बाद मुख्य क्रिया या तो चौथे रूप में रहेगी अगर एक्टिव वॉइस की है, या फिर पैसिव वॉइस की है तो वो तीसरे रूप में रहेगी। तो राम डज रीड और ए स्टोरी है तो ए स्टोरी हो गया। इसका हिंदी क्या हुआ? राम कहानी, राम कहानी पढ़ता तो है, पढ़ता तो है, या राम कहानी सचमुच पढ़ता है, सचमुच पढ़ता है। ठीक है। उसी तरह से एक वाक्य हम देखते हैं, जैसे कि आपसे कोई कहे कि पास्ट इंडेफिनिट का कोई वाक्य है, उसको एम्फैटिक बनाइए। जैसे मोहन हेल्प्ड मी, मोहन हेल्प्ड मी, अर्थात यह पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, सब्जेक्ट प्लस क्रिया का दूसरा रूप। मोहन ने मुझे मदद किया। अब इसको एम्फैटिक बनाना है तो हम देख रहे हैं कि हेल्प, सॉरी हेल्प प्लस ईडी लगा है, तो ईडी क्या है? ये पास्ट टेंस मार्कर है, यानी हेल्प्ड जो है V2 और V3 तीनों है। यहां जो है सब्जेक्ट प्लस V2, ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसको कैसे हम एम्फैटिक बनाएंगे? मोहन हेल्प्ड मी, मोहन मेरी मदद किया। ये सामान्य बात आप बोल रहे हैं, लेकिन मोहन ने मेरी मदद अवश्य किया, मोहन ने मेरी मदद की तो, या मोहन ने मेरी मदद तो किया, मतलब आप उसको एम्फैटिक बना करके बोल रहे हैं। तो क्या करना होगा? मोहन है तो मोहन अपने जगह पे रह जाएगा, मी ऑब्जेक्ट है तो मी अपने जगह पर रह जाएगा। अब ये जो हेल्प्ड लगा है, तो हम जानते हैं कि हेल्प में ईडी लगा है, दूसरा रूप है, तो जहां दूसरा रूप क्रिया का आएगा वहां सब्जेक्ट के बाद डीड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट के बाद डीड लगा देंगे। मोहन हेल्प्ड मी, मोहन ने मेरी मदद किया। मोहन डीड हेल्प मी, मोहन ने मेरी मदद सचमुच किया। मोहन ने मेरी मदद किया तो, माने ये एम्फैटिक हो गया। ठीक है। उसी तरह से एक वाक्य हम देखते हैं, सीता goes to a school every day। सीता goes to a school every day, यह किस टेंस का वाक्य है? यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि क्रिया का पांचवा रूप है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सीता है तो सीता रहेगा ही, एसीएस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहां डज लग जाएगा, सीता डज। अब जैसे ही डज लगेगा तो अब गोज नहीं होगा, क्रिया अपने मूल रूप में आ जाएगी। सीता डज गो टू अ स्कूल एवरी डे। सीता रोज स्कूल जाती तो है, सीता रोज यानी प्रतिदिन विद्यालय जाती तो है, या आप कह सकते हैं सीता प्रतिदिन विद्यालय सचमुच जाती है, या सीता सचमुच प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? एम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं। एक आध और वाक्य देख लेते हैं। जैसे कोई वाक्य आपको दे दिया, ही डिड राम डिड हिज वर्क। अब देखिए, अब डिड के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। राम डिड हिज वर्क, राम हो गया सब्जेक्ट, डिड हो गया क्रिया का दूसरा रूप, हिज वर्क जो हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाता है?
पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है। क्या हो जाता है? पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है। तो पास्ट इंडिफिनिट का अगर वाक्य रहे तो उसको कैसे एम्फैटिक बनाते हैं? तो हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस V1 प्लस अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो यहां राम है सब्जेक्ट, तो राम को लिखेंगे। इसके बाद डीड तो हर जगह लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट में एम्फैटिकली हर जगह डीड लगाना है, राम डीड। इसके बाद क्या कर रहा है? क्रिया का पहला रूप, ये एम्फैटिक बनाने के लिए है, जबकि ये तो सामान्य दिया ही है सब्जेक्ट प्लस क्रिया का दूसरा रूप। लेकिन यहां क्या कर रहा है? सब्जेक्ट प्लस डीड और क्रिया का पहला रूप। डीड जो है यहां इस वाक्य में जो मुख्य क्रिया है वह डीड है, जो कि अपने दूसरे रूप में है। उसका पहला रूप क्या होता है? डू होता है। तो राम डीड डू, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? हिज वर्क, तो हिज वर्क लगा देंगे। तो बात आई समझ में? मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर वाक्य है राम डीड हिज वर्क, तो इसका जो एम्फैटिक है वो होगा राम डीड डू हिज वर्क, राम डीड डू हिज वर्क। ठीक है? वही नहीं, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो, कैसा हो? इंपरेटिव सेंटेंस हो, तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? अगर है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी लाओ। क्या लाओ? एक गिलास पानी लाओ। अब एक गिलास पानी लाओ, इसका एम्फैटिक क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस का एम्फैटिक बनाना एकदम आसान है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर है, बस उसके पहले डू लगा दीजिए। डू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करना है? आपको केवल डू लगा देना है। ठीक है? बन के तैयार हो जाएगा। आइए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा सा हम लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। कह रहा है कि चूज द करेक्ट एम्फैटिक फॉर्म, सही एम्फैटिक फॉर्म को चुनना है। ही नोज द आंसर, प्रश्न है ही नोज द आंसर, तो क्या हो जाएगा? नोज क्या है? क्रिया का पांचवा रूप है, तो जहां पांचवा रूप रहेगा तो एम्फैटिक में तो V1 हो जाएगा, लेकिन उसके पहले डज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डज, यानी सब्जेक्ट प्लस डज प्लस क्रिया का पहला रूप, इसके बाद जो, तो सब्जेक्ट ही, डज, इसके बाद V1 होना चाहिए। लेकिन यहां देखिए क्या कर दिया है, यहां क्रिया का पांचवा रूप वैसे ही मेंटेन करके रखा है। यहां देखिए ही के बाद डू लगा दिया है, जो कि होता नहीं है। ही के बाद डू नहीं ना होता है, नहीं होता है। ही डीड कर दिया है, डीड तो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, तो सही जवाब है हमारा सी, ही डज नो द आंसर, ही डज नो द आंसर। इसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। पूछ रहा है कि ये चारों में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। अब देखिए सी डिड नॉट कंप्लीटेड, जैसे ही डीड आएगा एक्सिलरी वर्ब, तो मुख्य वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए, जबकि यहां दूसरे में है। यहां देखिए सी डिड कंप्लीट द वर्क, सी डज कंप्लीटेड। अब देखिए ये वाक्य क्यों गलत है? क्योंकि जब डज आ जाएगा, डू डज डिड, तो यहां V1 होना चाहिए, यहां दूसरा रूप दिया है। यहां डिड के बाद क्रिया का पांचवा रूप दिया है, तो ये गलत हो गया। सही जवाब हो गया बी, सी डिड कंप्लीट द वर्क। आगे है विच सेंटेंस शोज द करेक्ट एम्फैसिस, सही एम्फैसिस कौन शो कर रहा है? आई डू वेंट देयर यस्टरडे। अब देखिए जैसे ही डू डज डिड लगता है तो ये V1 हो जाना चाहिए, जबकि ये तो V2 है, तो ये गलत हो गया। आई डिड गो देयर यस्टरडे, ये बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1, तो ये सही है। ये देखिए क्यों गलत है? डिड इसके बाद V2 आ गया है, गलत हो गया।
ठीक ना। अब देखिए यह क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ यस्टरडे आया है तो यहाँ डू नहीं आना चाहिए था, डीड आना चाहिए था। तो सही जवाब है बी। आगे है सॉरी, चूज द इम्फैटिक फॉर्म ऑफ दे बिलीव हिम। दे बिलीव हिम को इम्फैटिक में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, दे प्लस ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्लूरल है तो डू आ जाएगा, प्लस V1 आ जाएगा, प्लस हिम है तो हिम आ जाएगा। तो दे डू बिलीव हिम कहाँ है, दे डिड बिलीव हिम गलत हो गया, दे डज बिलीव हिम ये भी गलत हो गया, दे डू बिलीव हिम ये भी गलत हो गया। इसके चलते सही जवाब है दे डू बिलीव हिम। इसके बाद है फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस को पता लगाना है कि कौन गलत है। He does try his best. He does या she did help me। ध्यान देना, करेक्ट आंसर नहीं पता करना है, इनकरेक्ट पता करना है। He does try, सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड, इसके बाद V1 ये सही है। She did help, डिड के बाद V1 सही है। They do understand, डू इसके बाद V1 ये भी सही है। यह वाक्य गलत है, क्यों गलत है, ही के बाद डज आया है, डज के बाद V1 आना चाहिए लेकिन वर्क्स आ गया है, तो ये हमारा गलत है। यानी क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो इसका क्या हो जाएगा, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, इसका इम्फैटिक जो हो जाएगा सी, इसके बाद डू तो नहीं होगा, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो वैसा तो नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ मोटा में ऑलरेडी किया हुआ है, यही आपका सही आंसर है। यह क्यों नहीं है, क्योंकि सी के बाद डज तो ठीक है लेकिन ये सिंग्स जो है V5 आ गया है, गलत हो गया। सी डिड, डिड के बाद V1 आना चाहिए था लेकिन यहाँ V5 आ गया है, इसके चलते गलत हो गया है। ये सी हमारा सही है। Which sentence is grammatically correct? कौन सा वाक्य है जो कि ग्रामर के ख्याल से करेक्ट है। He did not went, अब देखो मैं हमेशा कहता हूं कि do, does, did के बाद केवल और केवल V1 आएगा, केवल और केवल V1 आएगा। यहाँ did के बाद क्या आ गया, V2 आ गया, ये गलत हो गया। डज के बाद यहाँ क्या आ गया, V2 आ गया, ये गलत हो गया। ही डू नॉट गो, ही के साथ डू नहीं आता है इसलिए गलत हो गया। तो सही क्या है, सही है बी। ठीक है, इसके बाद है चूज द करेक्ट एम्फैटिक सेंटेंस। आई एडमिट माई मिस्टेक। आई एडमिट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई डू एडमिट माई मिस्टेक ढूंढ लेना है, सही ऑप्शन है आई डू एडमिट माई मिस्टेक। ठीक है, ये सब क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखिए एक तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका जवाब और कोई हो सकता था, मैं ये कह रहा हूं कि इन सबको ऐसे भी देखिए कि कैसे गलत है। तो डीड के बाद V2 होता है क्या, नहीं होता है। आई के साथ डज होता है क्या, नहीं होता है, गलत हो गया। डीड इसके बाद क्रिया का पांचवा रूप होता है क्या, नहीं होता है। तो वैसे भी देखा जाए तो सी ही सही है। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस, गलत वाक्य को बताना है। सी डीड स्पीक द ट्रूथ, ही डज रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, रॉन्ग सेंटेंस को बताना है। ये सही है, ये भी सही है। आई डिड ट्राई माई बेस्ट, ये भी सही है। सी गलत है, सी गलत है, कैसे है, दे डू फॉलोज, फॉलो में क्या हो गया, फॉलो प्लस एस, ये क्रिया का पांचवा रूप हो गया। तो डू के बाद पांचवा रूप आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है, तो यही गलत है, यानी सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10वां प्रश्न, सेलेक्ट द करेक्ट एम्फैटिक फॉर्म। एम्फैटिक फॉर्म, ही प्रोमिस्ड, तो ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस प्रोमिस्ड V2 है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट है ही डिड प्रोमिस टू हेल्प मी, देखिए ही डिड प्रोमिस टू हेल्प मी, पहला ही आंसर सही है। ठीक ना,
ही डज प्रोमिस क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये जो प्रोमिस्ड क्रिया है V2 है, तो V2 जहां रहता है वहां डीड आता है एम्फैटिक में। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि यह छोटा सा टॉपिक एम्फैटिक सेंटेंस आपको जरूर समझ में आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।